द ऑनर ऑफ मुस्लिम, इस्लाम की बेटी, इस्लाम की बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो आज भी अमेरिका की सबसे सख्त जेल में कैद है। लेकिन जुर्म क्या है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, मोहतरमा आफिया सिद्दीकी। 2003 खालिद शेख मोहम्मद, जिन्हें 9/11 का मास्टरमाइंड समझा जाता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट CIA के हवाले करती है। He's one of the biggest catches in the war on terror. Pakistani authorities have finally found Khalid Sheikh Mohammed. CIA के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान खालिद शेख मोहम्मद ने एक ऐसा नाम लिया जो पाकिस्तान और अमेरिका की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश को बेनकाब करने वाला था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। 2006 में एक बुक एनिमी कम्बैटर के नाम से पब्लिश की जाती है। ये बुक अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के एक मोज़म नाम की कैदी की थी, जिसने वहां पर टॉर्चर बर्दाश्त किया था। लेकिन मोज़म ने यहाँ एक कैदी नंबर 650 का जिक्र भी किया था। ये कैदी नंबर 650 एक औरत थी, जिसके चीखने चलाने की आवाज़ें रोजाना दूसरे कैदी सुनते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के केस में दाइश कमांडर की अमेरिका को हवालगी का जिक्र भी किया गया। Pakistani neuroscientist Afia Siddiqui has appealed for a pardon from US President Joe Biden. आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा In the case of Dr. Afia Siddiqui, आफिया सिद्दीकी की कहानी सिर्फ कैदी नंबर 650 तक नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। CIA, ISI और FBI को लेकर ऐसे बड़े बड़े सीक्रेट्स खोल कर रख देती है। और आज हम आफिया सिद्दीकी की कहानी को मुकम्मल जानेंगे। Challenge not only to every single person on the face of this planet Earth, but also if there's any civilization on any other planet, it's my challenge to them as well, that Islam is the best savior and protector for women. 1972 मोहम्मद सिद्दीक के घर एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम आफिया सिद्दीकी रखा गया। आफिया बचपन से ही बहुत ज़हीन थी और साल 1990 में आफिया ने अर्ली एजुकेशन मुकम्मल की। आफिया के भाई जो पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे, इसलिए आफिया की फैमिली ने फैसला किया कि आफिया को भी US भेजा जाए। आफिया सिद्दीकी जब अमेरिका गई तो वहाँ उनका एडमिशन दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी MIT में हुआ। वहाँ आफिया सिद्दीकी ने न्यूरो साइंस में PhD की। आफिया के अगर विजन की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में एक डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप्ड हो कि US जैसी बड़ी कंट्रीज को कम्पीट कर सके। आफिया का ख्वाब था कि इस पासपोर्ट के लिए, इस मुल्क के वीजा के लिए लोग लाइन से खड़े हों। मेरी यूनिवर्सिटी ऐसी हो, स्टैंडर्ड की हो, जैसे कि हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, MIT है, UCLA है। ये उसका वो था। 1995 में आफिया सिद्दीकी की मोहम्मद अजमल खान से शादी हुई। इस शादी में इनके 3 बच्चे हुए, अहमद, मरियम और सुलेमान। लेकिन इनकी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। आफिया का शोहर इस पर बहुत तशद्दुद करता था और 2002 में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इनकी तलाक हो जाती है। और 2003 में आफिया US से पाकिस्तान आकर अपने ख्वाब को परस्यू करना शुरू किया। 2003 में पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर के नाम पर मेस अरेस्ट हो रही थी और कई पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया जा रहा था, जिन्हें अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में रखकर टॉर्चर किया जा रहा था, जब तक वो इस बात को मान नहीं लेते कि वो 9/11 या फिर अलकायदा से किसी भी तरह से कनेक्टेड है। 31 मार्च 2003 में आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ अपने अंकल के घर कराची से इस्लामाबाद के लिए निकली, लेकिन उसे कराची में ही अगवा कर लिया गया। कि वो ट्रेन से जा रही थी, बहरहाल वो ट्रेन पे भी नहीं बैठी, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंची। और उसके बाद आफिया का कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिर 2003 में एक बुक पब्लिश की जाती है बगराम एयरबेस के एक कैदी की तरफ से, और इस बुक में आफिया का जिक्र भी किया गया था। और उसके बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट इवान रिडली ने भी बगराम एयरबेस के ऊपर रिसर्च की और उसने भी आफिया का जिक्र किया। फिर 2008 में सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ सर्कुलेट करती है कि अफगानिस्तान में अफगानी अथॉरिटीज़ की तरफ से एक औरत को अरेस्ट किया गया है और अमरीकी इदारा FBI इस न्यूज़ को पिक करती है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाती है। FBI के मुताबिक एक अमेरिकन सोल्जर की लोडेड राइफल वहां पड़ी हुई थी, जिसको उठाकर आफिया ने फौरन डायरेक्ट अमेरिकन सोल्जर की तरफ हमला करने की कोशिश की और इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को FBI अरेस्ट करके अपने साथ US ले जाती है। उसके बाद FBI की एक और चुका देने वाली थ्योरी सामने आती है कि वो 2002 से आफिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त FBI और CIA की तरफ से US में मौजूद मुस्लिम्स के ऊपर नजर रखी जा रही थी कि कहीं वो भी अलकायदा के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। डॉक्टर आफिया की डिवोर्स के बाद अमजद खान भी डॉक्टर आफिया के खिलाफ हो गए और उन पर झूठे किस्म के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए।
कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नहायत ख़तरनाक खातून है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है, इसलिए ये हमारे दरमियान डिवोर्स हुई। लेकिन अमजद खान अमेरिका की साजिश में शामिल थे। FBI ने यह भी क्लेम किया कि खालिद मोहम्मद शेख, जिन्हें 9/11 का मास्टरमाइंड समझा जाता है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बताया कि US में अलकायदा की हेल्प एक्चुअली में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कर रही थी। US में जितने भी अटैक्स हुए हैं, इन सब में आफिया का भी हाथ है। डॉक्टर आफिया के केस को एक मटीरियल लॉयर डॉक्टर क्लाइव स्टफर्ड स्मिथ लीड कर रहे थे। अब हम डॉक्टर स्मिथ की सर्च को सामने रखकर बात करेंगे कि इन पूरे 5 सालों में डॉक्टर आफिया के साथ क्या हुआ। डॉक्टर स्मिथ की रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची में अगवा किया गया अथॉरिटीज़ की जानिब से, और इन अथॉरिटीज़ में CIA और ISI भी उस वक्त शामिल थी। आफिया सिद्दीकी को अगवा करने के लिए या फिर अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले इनके 2 बड़े बच्चों अहमद और मरियम को अलग-अलग गाड़ियों में डालते हैं, जबकि सलमान सिर्फ 6 महीने का था और वो अपनी माँ की गोद में ही था। अहमद के बयान के मुताबिक उसने देखा कि ज़बरदस्ती सलमान को डॉक्टर आफिया से छीनने की कोशिश की, जिससे सलमान ज़मीन पर गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। सलमान को कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो जिंदा है या नहीं, और डॉक्टर आफिया को वहाँ से डायरेक्ट बगराम एयरबेस अफगानिस्तान ले जाया जाता है, जहाँ पर आफिया को एक छोटे से कमरे में रखा जाता है। ये कमरा इतना छोटा था कि वहाँ पर बस बैठने तक की जगह होती थी, और इस कमरे के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक कुर्सी के साथ बांध कर रखा जाता था ताकि वो अपनी बॉडी को हिला न सके। वहाँ छोटी सी विंडो रखी गई जो कभी कभार खुलती थी। डॉक्टर आफिया ने बताया कि इस विंडो से मुझे अक्सर छोटे बच्चों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता था, और ये कहा जाता था कि ये तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ताकि वो डॉक्यूमेंट साइन कर ले और खुद ही एक्सेप्ट कर ले कि उनके अलकायदा के साथ ताल्लुकात हैं या फिर अलकायदा की एजेंट रह चुकी हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा जब डॉक्टर स्मिथ ने बगराम के दूसरे कैदियों से इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बताया कि एक औरत के चीखने की आवाज़ें आती थी और अक्सर एक औरत की कुरान पढ़ने की आवाज़ भी आती थी, और इसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 5 साल बगराम एयरबेस में रखा गया और इन्हें मुसलसल टॉर्चर किया गया। इस बगराम जैसी खौफनाक जेल में मोस्टली पाकिस्तानियों को रखा जाता था, लेकिन क्यों? तो इसका जवाब हमें उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ की एक बुक इन द लाइन ऑफ फायर में मिलता है। मुशर्रफ ने खुद लिखा है कि वॉर और टेरर के नाम पर उन्होंने 679 पाकिस्तानियों को पकड़ा, जिनमें 369 कैदियों को US या फिर CI को सेल किया गया, और इसके बदले US की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल रिवार्ड मिले जो $1,000,000 के थे। अब यह इस बात को समझते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का आगाज़ किया। इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलने लगा और इसका सबसे बड़ा विक्टिम अफगानिस्तान था, और पाकिस्तान US को एक ग्राउंड प्राउड कर रहा था और अफगानिस्तान में हमला करने के लिए US की हेल्प कर रहा था। लेकिन इसके बाद अमेरिका को ऐसे बंदे चाहिए थे जिनको दहशतगर्द साबित कर सके, और पाकिस्तान ने कुछ डॉलर की खातर आम पाकिस्तानियों की पूरी क्रिमिनल प्रोफाइल बनाकर इनके अलकायदा के साथ कनेक्शन बताकर उन्हें US सेल किया, और ये भी परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में खुद बताया। उसके बाद डॉक्टर स्मिथ गजनी में होने वाले इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर स्मिथ बताते हैं कि 5 साल टॉर्चर करने के बाद CI को रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आफिया उनके किसी काम की नहीं है, और वो डिसाइड करते हैं कि अब आफिया को दोबारा वहीं भेज देते हैं जहां से वो आई थी। लेकिन CI को इस बात की टेंशन थी कि अगर आफिया को सही सलामत भेज देते हैं तो इसके बाद अगर इस केस या इस खुफिया ऑपरेशन से मुतालिक कोई भी मामूली सी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो CIA, FBI या फिर US की बड़ी इमेज खराब हो सकती है। इस्लामोफोबिया और टेरर की जो इमेज बनाई जा रही है वो भी तबाह हो सकती है, और इसी वजह से वो एक प्लान बनाते हैं कि वो आफिया और इसकी बेटी को मिलाएंगे, और उसी जेल में आफिया का बेटा अहमद भी था, और वो उसको फोर्स करते हैं कि तुमने वहाँ जाकर ये नहीं बोलना कि आफिया तुम्हारी माँ है या फिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। दूसरी तरफ आफिया को ये बताया जाता है कि 5 साल बाद हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को रिलीज़ कर रहे हैं और तुम्हें दूर गजनी में मस्जिद के करीब उतारा जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ एक टीम आएगी और फाइनली तुम अपनी बेटी से मिल सकोगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि वो जुलाई का गर्म महीना था, और इस गर्म महीने में आफिया को एक बुर्का पहनाते हैं और उसके बेटे को एक बड़े साइज का गर्म कोट पहनाते हैं, और ये पहना कर इन्हें गाड़ी में रुखसत कर दिया जाता है, और फिर उन्हें गश्ती में एक मस्जिद के पास उतार दिया जाता है और कहा जाता है कि वो मस्जिद के पास ही बैठे, बहुत जल्द टीम आएगी और तुम अपनी बेटी से मिल सकोगी। अब डॉक्टर स्मिथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि कैसे इस प्लान को सेट किया गया। वो बताते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया कि ताकि आफिया और इसके बेटे को खुद कुछ बम्बार करके दिखाया जा सके। अगर जुलाई के महीने में किसी ने ऐसे बुर्का उड़ा हो या फिर गर्म कोट पहना हो तो उसका मतलब ये है कि वो एक सुसाइड बॉम्बर्स हैं, और CIA अफगान पुलिस को यही सेम इमेज आफिया और उसके बेटे की दिखाना चाहती थी। और फिर उसके बाद अफगानी पुलिस या फिर अथॉरिटीज़ को ये भी अलर्ट किया जाता है कि मस्जिद के पास एक औरत और एक बच्चा बैठे हैं और ये दोनों सुसाइड बम्बर्स हैं।
आप इन्हें देखते साथ ही शूट कर देना। इन्हें पता था कि इन दोनों को फारसी नहीं आती और अफगानियों को उर्दू नहीं आती, तो ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज होकर इन पर शूट कर देंगे। और इसके बाद बिना किसी प्रॉपर एविडेंस या फिर किसी गवाही के अगले दिन न्यूज़ छप जाएगी कि एक सुसाइड बम्बर्स आफिया सिद्दीकी और उनके बेटे को अफगानिस्तान में जान से मार दिया गया है। जब आफिया वहाँ पर अपनी बेटी का वेट कर रही थी तो उस वक्त एक आदमी आकर उन्हें अप्रोच करता है। उनका नाम था मोहम्मद अजमल मोहम्मदी। पहले वो फारसी में बात करता है, लेकिन जब आफिया उर्दू बोलती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आफिया को फारसी नहीं आती। लेकिन सरप्राइजिंग उस वक्त मोहम्मद अजमल को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में दर्जी का काम करते थे। उर्दू बोलकर आफिया के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब ये बात कर रहे होते हैं वहाँ पर अफगान अथॉरिटीज़ आ जाती है और सभी अपनी गन्स आफिया की तरफ तान लेते हैं। लेकिन मोहम्मद अजमल उन्हें समझाते हैं कि ये मासूम है, इसके पास कोई सुसाइड बम वगैरह नहीं है, ये तो यहाँ अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रही है। और अथॉरिटीज़ आफिया को अपने साथ ले जाती है और अब सीआई के बाद ये बात FBI तक पहुँचती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम की एक औरत को अफगानिस्तान में अरेस्ट किया गया है और FBI को किसी भी सूरत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या फिर किसी भी तरह से अलकायदा के साथ ताल्लुकात फाइंड आउट करने के लिए। FBI यहाँ पर अफगान अथॉरिटीज़ को थोड़ी बहुत रिश्वत देती है और आफिया तक पहुँच जाती है और फिर आफिया से मिलने के लिए 8 ऑफिसर्स और कुछ US के सोल्जर भेजे जाते हैं ताकि इसे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। और जब आफिया सिद्दीकी उन्हें देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि पहले वो उस तरह के ऑफिसर्स के साथ डील कर चुकी थी जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था, तो वो डर के मारे झटके से पीछे हो जाती है। इनमें से एक काम ऑफिसर अपनी गन उठाकर आफिया को शूट कर देता है। ये गोली आफिया के पेट में जाकर लगती है, जहाँ पर वो इंजर्ड हो जाती है। अब उस वक्त वॉर ऑन टेरर में अमेरिका थोड़ा बहुत कंट्रोल खो रहा था और इन सोल्जर को अलाउ नहीं था कि वो किसी के ऊपर भी अटैक करें। अगर वो किसी मासूम के ऊपर अटैक करते हैं तो उन्हें चार्जेस फेस करने थे या फिर उन्हें कंसेंसस फेस करने पड़ जाने थे। और इसी वजह से सोल्जर डर जाते हैं और इस बात को बाहर नहीं आने देते कि एक्चुअली में उन्होंने पहले आफिया पर शूट किया था। वो कहानी ये बनाते हैं कि आफिया ने एक्चुअली में एक M4 राइफल उठाकर इन पर अटैक किया था, लेकिन फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ साबित हो जाती है कि आफिया ने इस गन को नहीं उठाया था। लेकिन CIA FBI इस बात को मानने को आज भी तैयार नहीं। और ये भी बात साबित हुई कि राइफल के ऊपर आफिया के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। और ये भी कहा गया कि जब आफिया वहाँ मिलती है तो उसकी फिजिकल हालत ठीक नहीं थी कि वो इतनी बड़ी राइफल उठाकर अटैक कर सके। They put a gun down by their foot and they don't realize when the gun is not there. Do you believe that? Do you believe that? और उसी वक्त आफिया को डायरेक्ट न्यूयॉर्क पहुंचाया जाता है। डॉक्टर आफिया को 2008 में न्यूयॉर्क पहुंचाया गया, जहां पर साधारण कोर्ट में 2 साल बाद 2010 में आफिया के लीगल ट्रायल शुरू होते हैं। 2008 से 2009 तक आफिया को कोई बयान देने की, ना ही अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त थी। बहुत मुश्किल से इनके वकीलों को 1-2 मरतबा इनसे मिलने की इजाज़त मिली। आफिया को खुद से अपनी स्टेटमेंट देने की इजाज़त भी नहीं थी कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। उस वक्त जो जज उस केस को देख रहे थे वो थे रिचर्ड M बर्मन। रिचर्ड M बर्मन उसी तरह के कंट्रोवर्शियल केस को उठाते थे और उन्हीं के ऊपर फैसले सुनाते थे, इसलिए आफिया का केस भी उनके अंडर ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि आफिया के डिफेंस लॉयर की तरफ से जो भी एविडेंस दिखाए जाएंगे उन्हें प्रॉपर एविडेंस नहीं समझा जाएगा। और आफिया की डिफेंस अटॉर्नी इलियन शॉर भी इसी तरह के कंट्रोवर्शियल केस उठाती थी और इन्हीं पर काम करती थी। उन्होंने काफ़ी एविडेंस कोर्ट में पेश किए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इसके किसी भी सिंगल एविडेंस को प्रॉपर एविडेंस करार नहीं दिया और सभी कुछ रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर आफिया की फर्स्ट अपीयरेंस कोर्ट में 3 फरवरी 2010 को होती है, जहां पर आफिया के ट्रायल शुरू होते हैं और फरवरी के अंदर ही डिसाइड कर दिया जाता है कि आफिया एक टेरर है, इनके ताल्लुकात अलकायदा के साथ हैं। और साथ ये भी चीज़ कन्फर्म कर दी जाती है कि आफिया ने सोल्जर के ऊपर अटैक किया और इसके लिए इनके ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं। इनके ऊपर टोटल 3 चार्ज लगाए गए। पहली, एक US सोल्जर को जान से मारने का चार्ज। दूसरा, एक M4 राइफल यानी एक वेपन को US सोल्जर के अगेंस्ट यूज़ करने का इस्तेमाल। और तीसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्ट्रीम ग्रुप यानी अलकायदा के साथ ताल्लुकात है। अब US कोर्ट के लिए 3 बहुत बड़े मेन चार्जर्स थे। एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। इन सभी चार्जर्स को मिलाकर आफिया को फाइनली 86 साल की सज़ा सुना दी जाती है। इसके बाद आफिया को US टेक्सास के एक फेडरल मेडिकल सेंट्रल कास्टवेल में रखा जाता है और आज तक आफिया वहीं पर अपनी सज़ा काट रही है। आफिया US की जेल में एक ऐसे जुर्म की सज़ा काट रही है जो जुर्म उसने किया ही नहीं। इससे पहले 2008 में आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आफिया के बच्चे किधर है। उसे पता चल गया था कि आफिया को बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में रखा गया था, तो हो सकता है उनके बच्चों को भी जेल में रखा गया हो। तो इसलिए वो सबसे पहले अफगानिस्तान बगराम एयरबेस में बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है
तो उसे एक बच्चे के बारे में पता चलता है जिसकी उम्र 11 साल थी और उसका नाम एहसन बताया गया था। 2008 में आफिया गजनी में देखी गई थी तो ये बच्चा आफिया के साथ ही था, जिसे दोबारा जेल में कैद कर दिया गया। ये जानने के बाद फौजिया ने रिक्वेस्ट की कि मुझे एहसन से मिलने या फिर मेरी और आफिया की तस्वीरें एहसन को दिखाई जाएं। और जब एहसन ने वो तस्वीरें देखी तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद फौजिया सिद्दीकी रिक्वेस्ट करती है कि एहसन की बस एक मरतबा उसकी फोन कॉल पर बात करवाई जाए। और मुश्किल से जब उसकी बात करवाई जाती है तो एहसन फौजिया की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह से आदि निकलता है। और फौजिया को यही नाम से अहमद बचपन में बुलाया करता था। फौजिया सिद्दीकी फौरन ने कहती है कि इन्हें इनका बच्चा वापस कर दिया जाए। उसके बाद क्योंकि 5 साल के टॉर्चर के बाद अहमद की भी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, उसे थोड़ा टाइम लगना था रिकवर होने में। लेकिन अहमद बताता है कि उसे बगराम एयरबेस में एक जेल में रखा जाता है जहाँ पर उसे मुसलसल टॉर्चर किया जाता था और उसे ये सोचने पर मजबूर किया जाता था कि आफिया उसकी कुछ नहीं लगती और तुम्हारा नाम अहमद नहीं एहसन अली है। और मरियम को एक क्रिश्चियन फैमिली को दे दिया गया था। लेकिन फौजिया सिद्दीकी के एफर्ट्स के बाद आज मरियम भी फौजिया के साथ ही है। लेकिन इसके बाद सलमान का कुछ पता नहीं चला। अब वापस आते हैं डॉक्टर आफिया की कहानी पर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यूएस जैसी इतनी बड़ी कंट्री ने आफिया को ये सजा क्यों दी, ज़रूर उसने कुछ किया होगा तभी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस कहानी को समझने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि हर एक अथॉरिटीज़ ने अपनी इमेज बचाने के लिए आफिया का इस्तेमाल किया और ये सब कुछ डॉक्टर स्मिथ ने कंफर्म किया है। 1 साल पहले फौजिया सिद्दीकी को आफिया सिद्दीकी से मिलने की इजाज़त दी गई थी एक गिलास के थ्रू। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बात की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।